समय के साथ साथ मोबाइल फोन की एप्स में भी अपडेट, उनमें जो कमियां हैं उनको सुधार कर चेंज किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, जिससे मोबाइल फोन में आ रही असुविधाओं को दूर किया जा रहा है। ये मोबाइल फोन की एप्स का काम कर रही है। ठीक उसी चीज को फॉलो करते हुए देहरादून में पीडीई, पब्लिक डेटा एंट्री, जो हम लोगों को रजिस्ट्री कराने से पहले, किसी भी प्रकार की कोई डीड हम लोग रजिस्टर्ड कराते हैं तो उससे पहले हम लोगों को एक फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म, जिसको फीड करना होता है, पब्लिक डेटा एंट्री पीडी, उसमें भी अपडेट किया गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल फोन में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में अगर कोई कमी आ रही है जिसकी वजह से उस ऐप को चलाने में प्रॉब्लम आ रही है या लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने उस व्हाट्सएप को बंद करके नई ऐप लॉन्च की है? नहीं ना। सभी लोगों ने उस कमी को ढूंढा है, उस कमी को सुधार किया है। लेकिन हमारे साथ कुछ उल्टा हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देहरादून की। देहरादून में पब्लिक डेटा एंट्री में कुछ अपग्रेड आए हैं, जिस वजह से पिछले 2 दिनों में काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसके लिए क्षमा। परंतु आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भी 2 दिन तक एडवोकेट्स लोगों ने स्ट्राइक की है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन पब्लिक के फेवर के लिए था। पब्लिक के फेवर के लिए ही गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया था। लेकिन जो स्टेप उठाया गया था उसमें सेम इसी प्रकार से स्टेप उठाया गया था कि अपनी कमियों को तो अपनी कमियों में सुधार नहीं किया गया था, परंतु एक नए सिस्टम को जनरेट कर दिया गया था जो स्वयं में बहुत सारी कमियों के साथ लाया जा रहा था। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक व्यापारी अपने राजा के पास गया और जाकर कहने लगा, सर हमारे साथ फ्रॉड होता है, एक बहरूपिया आता है और हमारे साथ बहरूपिया फ्रॉड करता है और हमें नकली करेंसी देकर, हमें नकली चीजें दिखाकर, नकली सामान दिखाकर हमारे से एक्चुअल सामान ले जाता है और हमें लूट जाता है। ये इस प्रकार की समस्याएं जब राजा के पास लगातार आने लगी तो राजा साहब के एक, जो होती है ना सेना, वहां से एक व्यक्ति ने सलाह दी अपने नंबर बनाने के लिए कि सर आप एक काम कीजिएगा, आपके पास जितने भी व्यापारी आते हैं सामान खरीदने के लिए, आप उन सबकी एंट्री नोट कीजिएगा। वो, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, वो कहां से आया है, कहां जाने वाला है, वो इस सामान का क्या करेगा। इस प्रकार से हम उस व्यक्ति को ट्रैक करेंगे और ट्रैक करने के बाद भविष्य में वो बहरूपिया किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके, हम लोग उसको पकड़ लेंगे। व्यापारी ने ठीक उसी प्रकार किया, क्योंकि राजा साहब ने भी उस साथी की, अपनी जो सभा में बैठे उस साथी है, उसकी बातों को मान लिया और ग्राउंड रियलिटी को बिना जाने बिना समझे उस रूल को एप्लीकेबल कर दिया कि व्यापारी लोग सभी आज के बाद से जो भी उनके पास सामान खरीदने आएगा वो उनसे ये सब डिटेल अपने पास एक रजिस्टर में नोट करेंगे। सभी व्यापारियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद, कुछ समय के बाद ही बात कर लेते हैं चलिए, व्यापारी को वापस सभा में बुलाया जाता है और सभा में उस व्यापारी से पूछा जाता है कि भाई साहब अब बताइए, अब तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा होगा। तो व्यापारी ने बड़े प्यार से, बड़े निर्म हृदय से उसने उत्तर देते हुए कहा कि भाई साहब फ्रॉड तो अभी भी हो रहा है, क्योंकि वो बहरूपिया कल भी अपना नाम गलत बताता था, आज भी नाम गलत बता रहा है और कल भी नाम गलत बताएगा। उसने कल भी डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, अपना आधार नंबर गलत बताया था, आज भी गलत बता रहा है और भविष्य में भी गलत ही बताता रहेगा। परंतु मैं इस रूल के एप्लीकेबल होने से पूर्व दिन में 25 लोगों को सामान बेचता था और आज की तिथि में मैं मात्र 5 लोगों को सामान बेच पा रहा हूं, क्योंकि मेरा सारा समय अब उनकी डिटेल नोट करने में जा रहा है और वो फ्रॉड अभी भी मेरे साथ हो रहा है। जी हां, जिस व्यक्ति को फ्रॉड करना है वो कल भी फ्रॉड कर रहा था, वो आज भी फ्रॉड कर रहा है और वो भविष्य में भी फ्रॉड करेगा। आपको उस बहरूपिया को पकड़ना है। आपने उस बहरूपिया को पकड़ने के लिए जो स्टेप उठाया है, वो स्टेप उस बहरूपिया को पकड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, सही नहीं है। आपने जनता को परेशान कर दिया, क्योंकि जिन भाई साहब ने वो आपको सलाह दी थी ना, राजा साहब को, कि ऐसा रूल एप्लीकेबल कर दिया जाए, उन भाई साहब ने ग्राउंड रियलिटी को कभी समझा ही नहीं, व्यापारी से पूछा ही नहीं क्या वो व्यापारी इस तरीके का डेटा मेंटेन करता है तो क्या वह इस कार्य कर पाएगा, क्या इस तरीके के डेटा को मेंटेन करने से उस बहरूपे को पकड़ा जाना संभव है, नहीं पूछा। ठीक इसी प्रकार से देहरादून में हुआ है। एक रूल एप्लीकेबल कर दिया गया है जिसकी वजह से कोई भी फ्रॉड रोकना, किसी भी फ्रॉड को रोकना नामुमकिन है, उससे कोई भी सुधार नहीं आएगा। परंतु जो भी व्यक्ति, चाहे वो सेलर है या परचेजर है, किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराने के लिए अगर देहरादून सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आते हैं तो उनका समय जो 1 घंटे का लगता था अब वो उनका 4 घंटे का लगने वाला है। और कुछ लोगों को तो ऐसा हो जाएगा वह अपनी रजिस्ट्री कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को सिस्टम में सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं आता है। आप लोगों ने जो अपडेट किया था उस अपडेट में आप लोगों ने कहा है कि आपको खतौनी अपडेट करनी है, जिसका नाम, जिसमें आपका नाम अपडेटेड है। अब आप मुझे यह बताइए, मैंने आज संपत्ति क्रय की है, मैं परचेजर हूं और मुझे आने वाले 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद एक सेलर मिल जाता है, एक परचेजर मिल जाता है, सॉरी, और मैं अब इस संपत्ति को विक्रय करना चाहता हूं।
लेकिन मेरा म्यूटेशन तो अभी 2 महीने 3 महीने से पहले होएगा नहीं, तो मैं 2-3 महीने तक अब बैठा रहूंगा, मैं तो नहीं बेच सकता हूं। कारण, क्योंकि म्यूटेशन होने के लिए आपका सिस्टम अपडेटेड है ही नहीं। 3-3 4-4 5-5 महीने तो छोड़िए, साल 2-2 साल हो जाते हैं लोगों के म्यूटेशन नहीं हो पाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने भविष्य में संपत्ति क्रय कर ली है, अब वह विक्रय करना चाहता है, तो वह भविष्य में कभी संपत्ति विक्रय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका म्यूटेशन नहीं हो रहा है। और म्यूटेशन ना हो पाना आपके सिस्टम की गलती है। तो इससे आपने क्या किसी फ्रॉड को रोक दिया है, या एक जेन्युइन व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को क्रय करने के बाद अपनी किसी कारणवश, मजबूरी की वजह से, धन की एक कमी की वजह से अगर वह संपत्ति अब वापस से बेचना चाहता है, तो वह भविष्य में नहीं बेच पाएगा। और क्या गारंटी है जो व्यक्ति कल तक फ्रॉड कर रहा था वह आज फ्रॉड करने के लिए क्या सही खतौनी अपडेट करेगा? वो तो आज भी गलत खतौनी अपडेट कर सकता है। जो कल खतौनी में आपकी रजिस्ट्री में गलत डिटेल लिख कर आ रहा था, वो तो आज भी गलत डिटेल लिख सकता है। क्या आप लोगों को मालूम है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिस समय लिखा जाता है तो उसमें हम लोग रचयिता लिखते हैं, ड्राफ्टेड बाय, और सभी एडवोकेट्स अपना नाम लिखते हैं। ये हम लोग पब्लिसिटी के लिए नहीं करते हैं, ये हम लोगों की लायबिलिटी बनती है कि इस डॉक्यूमेंट को लेकर अगर भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई भी किसी तरीके का क्लैरिकल या किसी भी तरीके का लिटिगली या आपका कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके लिए उस एडवोकेट को बुलाया जाता है। उन एडवोकेट से पूछा जाता है, आपने इस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया है, इस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने से पहले आपने क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी थी, क्या चीजें देखी है, क्या सेलर और परचेजर की डिटेल सब मैच कर रही है, संपत्ति की डिटेल मैच कर रही है क्या? इस प्रकार की लायबिलिटी जो भी ड्राफ्टेड बाय होता है उस पर्सन के शोल्डर्स पर आती है। लेकिन जिस आदमी को फ्रॉड करना है, वह फ्रॉड करते हुए एडवोकेट का नाम नहीं लिखता है, क्योंकि वह लिखता है ड्राफ्टेड बाय सेल्फ, स्वयं रचयिता। और ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिसमें आया है ड्राफ्टेड बाय सेल्फ। हम मना नहीं कर रहे हैं, आप जाके सेल्फ में रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन ड्राफ्टेड बाय सेल्फ में इस तरीके के भी बहुत केस आए हैं। जो व्यक्ति सेलर है वह ड्राफ्टेड बाय अपने आप को लिख रहा है, अपना नाम, सपोज कीजिएगा मेरा नाम रोहन है और रोहन का नाम ड्राफ्टेड बाय में लिखा गया है, और रोहन विक्रय करते हुए संपत्ति में अंगूठा लगा रहा है। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जो साइन नहीं करना जानता है, वह अंगूठा लगा रहा है, वह ड्राफ्टेड बाय में अपना नाम लिख के चल रहा है। जो आदमी अनपढ़ है, जिस अंगूठा लगा रहा है, क्या वह ड्राफ्टेड बाय हो सकता है? क्या वह ड्राफ्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है? क्या वह नॉलेज रखता है? नहीं रखता है। इस तरीके के डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं, भविष्य में भी हो जाएंगे। क्या इससे फ्रॉड रुका? नहीं रुका। पूरी सहजदरा रोड पर कितनी संपत्तियां हैं जो गोल्डन फॉरेस्ट की विक्रय की जा रही है? क्या आज तक गवर्नमेंट ने उन संपत्तियों से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की पब्लिक के लिए क्या कोई लिस्ट अपडेट की है? कभी कोई लिस्ट पब्लिश नहीं की गई है जिसमें लिखा गया हो ये खाते, ये खसरे, संपूर्ण खाते खसरे, ये है लिस्ट आज की डेट तक जो गोल्डन फॉरेस्ट से संबंधित है। ना जाने कितने लोग देहरादून के निवासी होने के बावजूद भी इस तरीके के फ्रॉड में फंस रहे हैं, और देहरादून के जो निवासी है ही नहीं, उनको गोल्डन फॉरेस्ट शब्द का पता ही नहीं है। उनके साथ तो ना जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड किया जा चुका है। आपके सिस्टम ने क्या इस चीज को अपडेट किया? आज तक नहीं किया। आप उन चीजों को अपडेट कर रहे हैं। आपने अपनी एक जो करंट में आपकी एप्लीकेशन चल रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, आपने इसकी खामियों को सुधार में करना आपने सही नहीं समझा है। आपने एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी है, और ये लायबिलिटी आपने डाल दी है एडवोकेट्स के कंधे पे कि जिम्मेदारी आप लीजिए। आपका डिटेल, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपके द्वारा अपडेट की जा रही डिटेल्स, हम जिम्मेदारी ले, हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप बाद में भविष्य में उस डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के बाद, आपके द्वारा मांगी गई सभी डिटेल्स को देने के पश्चात, क्या आप उस डॉक्यूमेंट पर लिखकर देंगे कि ये हम लोगों की एनओसी है? गवर्नमेंट क्या एनओसी लिख के देगा? सब रजिस्ट्रार क्या एनओसी लिख के देगा कि ये डिटेल बिल्कुल ठीक है, ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई गोल्डन फॉरेस्ट का पंगा नहीं है, कोई किसी तरीके का लिटिगेशन इसमें केस नहीं चल रहा है, किसी तरीके का इसमें म्यूटेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके से ये प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है? नहीं दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम लोग सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको जो डिटेल्स चाहिए हम लोग वो डिटेल्स दे रहे हैं, तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट को लेकर एनओसी भी दीजिए ना। आप एनओसी क्यों नहीं देना चाह रहे हैं फिर? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करना चाह रहा है। अननेसेसरीली आप लोगों के शोल्डर्स पर ही सारी के सारी जो भी बाहर है वो आप पे डाल रहा है। वो बोल दे, कल गवर्नमेंट आपको इन केस इसी जो पीडी का जो नया फॉर्मेट आया इसको फॉलो अप किया जाता है, और भविष्य में अब आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको कह दिया जाएगा आपने जब डिटेल्स अपडेट की है तो आपने नहीं पढ़ा था, जब आपने खतौनी अपडेट की तब आपने नहीं पढ़ा था क्या, जब आपने सरसीसी का सर्टिफिकेट अपडेट किया तो आपने नहीं देखा था क्या, जब आपने एक अंडरटेकिंग अपडेट की है तब आपने नहीं पढ़ा था क्या, जब आपने एक एफिडेविट अपडेट किया है तब आपने नहीं पढ़ा था क्या? अब आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते हैं कि सर हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। किसके फायदे के लिए बात की जा रही है? हम लोगों ने जो स्ट्राइक की है वो किसके फायदे के लिए की है? एक मिथ, एक गलत अफवाह फैला दी गई है कि शायद से एडवोकेट लोग ही फ्रॉड करते थे, जिस वजह से सभी एडवोकेट्स धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस नई पीढ़ी को लाने नहीं देना चाह रहे हैं। परंतु वास्तविकता यह है
हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ इतनी है, जो आज के डेट में करंट में आपके जो सिस्टम्स हैं, हम लोग अगर बंदोबस्त में जाते हैं वहां पे हम लोगों को पिछला पिछला रिकॉर्ड देखना है, तो हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक ही दिन में रिकॉर्ड को चेक करना और एक ही दिन में उसके सर्टिफाइड कॉपीज को अप्लाई करना और अपने लिए उनको निकाल लेना, ना के बराबर रहता है। आपके म्यूटेशन करने के लिए अगर हम लोगों को नगर निगम में अप्लाई करना है तो 45 डेज का प्रोसेस है। 45 डेज में भी आपका म्यूटेशन हो जाएगा, इस बात की कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं है। तो कभी डॉक्यूमेंट में कमी बता दी जाती है, कभी हम नहीं है, कभी स्ट्राइक चली है, कभी हम लोग अपनी सीट पर नहीं है, हम लोगों को किसी और थर्ड प्लेस पे हम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। सेम प्रॉब्लम हम लोगों के साथ होती है जब हम लोग खाता खतौनी में अपडेट कराने के लिए तहसील जाते हैं। पटवारी मिलते ही नहीं है महीनों महीनों तक। 1 अक्टूबर 2022 में मैंने रजिस्ट्री कराई थी और उसमें अपडेट जो होना था वो 45 डेज का भी अगर हम लोग प्रोसेस मानते हैं, 60 डेज का भी प्रोसेस मानते हैं, तो मेरा वो प्रोसेस कंप्लीट अक्टूबर में ही हो जाना चाहिए था। परंतु उस उस रजिस्ट्री में जो 1 अक्टूबर को मैंने कराई है, उसमें रिपोर्ट पटवारी के द्वारा 29 अप्रैल में लगाई गई है, क्योंकि पहले उस लोकेशन पे कोई पटवारी ही नहीं था। पटवारी आया तो फिर वो अतिरिक्त में चला गया, अतिरिक्त में जाने पर भी कोई पटवारी कार्य नहीं करता है। 1 अप्रैल से उस लोकेशन पर कार्य होना शुरू हुआ है और 1 अप्रैल के बाद मैंने जब उन पटवारी साहब के पास जाकर देखा, उनके कमरे में जाकर देखा, तो उनके पास रिपोर्ट का ढेर लगा हुआ था। मतलब मोर देन 500 फाइल्स उन्होंने विद इन अ मंथ कंप्लीट की है। जो व्यक्ति एक ही महीने में 500 से ज्यादा फाइलों को पढ़कर अपडेट कर रहा है, उनमें म्यूटेशन अपडेट कर रहा है, क्या वह बिल्कुल बारीकी से पढ़कर क्या बिल्कुल सही अपडेट कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। ना जाने कितनी संपत्तियां ऐसी है जो गोल्डन फॉरेस्ट से संबंधित है, परंतु उन खाते में, उन खसरे में गोल्डन फॉरेस्ट की एंट्री ही नहीं है। कौन जिम्मेदार है इस बात का? कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? मैंने एक संपत्ति क्रय की है जिसमें गोल्डन फॉरेस्ट है, परंतु उस खतौनी में गोल्डन फॉरेस्ट की एंट्री नहीं लिखी गई है। क्या नायब तहसीलदार, अपर तहसीलदार, क्या तहसीलदार इस बात का जिम्मेदार है कि गोल्डन फॉरेस्ट की एंट्री है मैंने इसमें नहीं की थी और आपने संपत्ति क्रय कर ली है? अब आपने जो भी इसमें संपत्ति को क्रय करने के लिए भुगतान किया है, वो उस भुगतान की जिम्मेदारी मेरी बनती है। क्या पटवारी इस बात की जिम्मेदारी लेता है? क्या डीएम ऑफिस इस बात की जिम्मेदारी लेता है? एसडीएम इस बात की जिम्मेदारी लेता है? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस इस बात की जिम्मेदारी लेता है? नहीं लेता है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है। सब लोग बोल देते हैं बायर मस्ट बी अवेयर, परचेजर को सावधान रहना चाहिए। आप इतनी सारी डिटेल हम लोगों से अपडेट कराने के लिए बोल रहे हैं, हम ये डिटेल अपडेट कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो क्या आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? आप जिम्मेदारी अभी भी नहीं ले रहे हैं। तो आप हमारे से इतनी डिटेल क्यों अपडेट करा रहे हैं? और आपको एक चीज और बता दी जाए, वही सब डिटेल अपडेट कराने के लिए बोली जा रही है जो हम ऑलरेडी पिछले कई वर्षों से हम अपनी रजिस्ट्री में लिख कर आ रहे हैं। क्या क्रेता विक्रेता अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? हम लोग लिखते हैं। क्या वह भारत के मूल निवासी है? हम लोग लिखते हैं। हम लोगों ने अगर लिख दिया है भारत के मूल निवासी है, उसके पश्चात भी हम लोगों को लिखना पड़ता है हम लोग नेपाल भूटान से संबंधित, हम वहां के नागरिक नहीं है, हम लोग फिर भी लिखते हैं। हम लोग उसमें लैंडिट्यूड लैटिट्यूड पे लिखते हैं, पिछले 12 साल की कम से कम उसमें चैन हम लोग अपडेट करके चलते हैं। और अगर आपकी संपत्ति पर लोन हुआ है तो लोन वाले जितने भी एडवोकेट्स होते हैं जो बैंक के पैनल पर है, वो सभी व्यक्ति लगभग 30 साल की चैन खोलकर चलते हैं और कुछ डिटेल में तो 30 साल से ज्यादा खोल के चलते हैं, 50 साल की कम से कम चैन खोल के चलते हैं। संपत्ति में हर प्रकार की डिटेल उसमें पूर्ण रूप से मेंशन की जाती है। क्रेता विक्रेता की पैन के साथ साथ उनके आधार भी अपडेट उसमें किए जाते हैं, 2 विटनेस भी उसमें अपडेट किए जाते हैं। साइट लोकेशन के लिए एक सेलर या परचेजर दोनों में से किसी एक की या दोनों की एक फोटो भी उसमें क्लिक करके वो भी अपडेट की जाती है। जो चीजें हम लोग ऑलरेडी रजिस्ट्री में लिखकर चले आ रहे हैं, उन चीजों को ऑनलाइन किया जा रहा है, परंतु उन चीजों को ऑनलाइन करने से समय ही खराब हो रहा है। और समय खराब होने के साथ साथ आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपडेट करने के लिए बोल दिया है और आपका कहना है कि इसके बाद कोई फ्रॉड नहीं होगा, उसके बावजूद भी फ्रॉड नहीं रुकने वाला है। क्योंकि जो बहरूपिया कल तक भी बहरूपिया बनकर आ रहा था, वह आज भी बहरूपिया बनकर ही आने वाला है, वह आज भी सही बनकर नहीं आने वाला है। देहरादून में कितने फ्रॉड हो रहे हैं आप लोगों को नहीं मालूम है। गवर्नमेंट उसको लेकर एक्शन लेना चाह रही है, हम लोग उसका बहुत रिगार्ड करते हैं, परंतु आपके द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है, क्या आप लोगों ने एक बार भी जो ग्राउंड की रियलिटी जानते हैं उन लोगों से आपने एक बार डिस्कशन किया कि इसमें अपडेट क्या करना चाहिए, इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, इन चीजों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं लिया है आपने। आप लोगों ने कोई भी एक्शन इस प्रकार से नहीं लिया है जो वास्तव में क्रेता के लिए, विक्रेता के लिए, अधिवक्ता के लिए या स्वयं आपके लिए किसी भी तरीके से फेवर में हो। हां, आपके लिए तो फेवर में है, लेकिन बाकी 3 के नहीं। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के कंधों पर डाल दिया है और उसके पश्चात अब भविष्य में किसी के साथ फ्रॉड होएगा तो वो आप उनको बोल देंगे भैया आप ही देखिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो रियलिटी ये है जिसको आपके पास तक लेके आना, आप सभी लोगों को बताना, मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। प्लीज
आप कोई भी संपत्ति क्रय करते हैं या विक्रय कर रहे हैं, उसका 12 साल 15 साल चेक कराने के लिए एक प्रॉपर एडवोकेट के पास जाइए जो आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करा के दे। और सिर्फ मौखिक रूप से किसी से भी ये चीज ना सुने कि संपत्ति सही है कि गलत है। उस संपत्ति को चेक करने के लिए आपको मौखिक रूप से भी और एक लिखित रूप से भी एनईसी अपने अधिवक्ता से प्राप्त करें। प्लस साथ ही साथ संपत्ति को 2 तरीके से वेरिफिकेशन कराया जाता है, एक टाइटल के रूप में और एक फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए पटवारी से मिले। आपको दोनों तरीके से वेरिफिकेशन कराना है, उसके पश्चात ही आप किसी संपत्ति को क्रय करें। और यदि आप किसी संपत्ति को विक्रय कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल प्लस एज वेल एज उसका फिजिकली वेरिफिकेशन जरूर कराएं, उसके पश्चात ही किसी को बेचे, किसी को विक्रय करें, ताकि भविष्य में आप भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए। आप भी लापरवाही की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं कराया, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये सब ठीक है, और आपने विक्रय कर दिया और भविष्य में ऐसा पता लगता है कि वह संपत्ति गलत थी और आप पे केस डल जाए, उस चीज से बचने के लिए भी विक्रेता को भी अपने डॉक्यूमेंट को पर्सनली चेक करा लेना चाहिए। और इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आज की डेट में क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं तो अभी आपको इसके लिए आपको उसका टाइटल इन्वेस्टिगेशन करानी है। यदि आपके पास आपके दादा की, पापा की, मम्मी की या किसी भी थर्ड पर्सन की संपत्ति आपके पास है, या आपने स्वयं कुछ वर्ष पहले उस संपत्ति को क्रय किया था, आप उसका टाइटल इन्वेस्टिगेशन अभी भी करा सकते हैं, ताकि आपको एक श्योरिटी रहे कि मैंने जो संपत्ति क्रय की है वह बिल्कुल सही है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड मेरे साथ नहीं हुआ है। इन चीजों को चेक कराने के लिए देहरादून में बहुत से वकील हैं, आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं, आपको वहां से भी एक अच्छी लिस्ट मिल जाएगी, इन केस आप देहरादून के रहने वाले नहीं है तो। और अगर आप देहरादून के रहने वाले हैं तो आपके नॉलेज में बहुत होगा कि आपके पास देहरादून में बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं जिनसे आप अपना टाइटल इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। इस प्रकार से फ्रॉड से बचने के लिए हम सभी अधिवक्ता आप लोगों के साथ हैं। हम स्वयं नहीं चाहते हैं हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा, अगर उसके साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड होता है तो वह व्यक्ति हमारे पास स्वयं तो कभी भविष्य में आएगा ही नहीं, वह अपने साथ किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं लेकर आएगा, जिससे हमारे काम पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हमारा एक बार नाम खराब हो जाए तो हमारे पास क्लाइंट आने बंद हो जाते हैं। इसलिए हम लोग भी पूर्ण रूप से इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपके साथ फ्रॉड ना हो, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। परंतु आप लोगों को देखना है क्या आप जिस व्यक्ति के पास, जिस अधिवक्ता के पास गए हैं, क्या वह वास्तव में अधिवक्ता भी है? क्योंकि बहुत से लोग जो टाइपिस्ट है, स्टाम्प वेंडर है या फिर मुंशी है, वो लोग ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में आते हैं और इस प्रकार से आपको दिखाते हैं कि वह भी अधिवक्ता है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट उस पर हो रहा है, और डाउट नहीं भी है, अगर आपको सिर्फ उसको क्लैरिटी करनी है, तो आप उनसे उनका लाइसेंस मांग सकते हैं। या फिर अगर आप उनसे लाइसेंस नहीं मांग सकते हैं तो आप हम लोगों की बार एसोसिएशन देहरादून की लाइब्रेरी में जाकर उनके नाम से, उनके फोन नंबर से उनकी डिटेल ट्रैक कर सकते हैं, क्या वह वास्तव में एक अधिवक्ता है, कितने वर्ष से वह अधिवक्ता है और कितने वर्ष से वो हमारी देहरादून बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। आपको सभी डिटेल उनके बारे में मिल जाएगी, ताकि आपको क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए कि आपके साथ वास्तव में कोई अधिवक्ता ही आपके साथ कार्य कर रहा है, आपका कार्य कर रहा है, या कोई आपके साथ अभी भी तो फ्रॉड नहीं कर रहा है। बहुत से प्रॉपर्टी डीलर भी ऐसे होते हैं जो मात्र एलएलबी करने के पश्चात अपने आप को अधिवक्ता बोलते हैं और बोलते हैं कि ये संपत्ति के पेपर मैंने चेक कर लिए है और आप इसके पेपर बिल्कुल क्लियर है और आप रजिस्ट्री करा लीजिएगा। नहीं, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर की बातों में मत आइएगा। कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में या अपनी संपत्ति के बारे में नहीं बताएगा कि वह किस किस क्षेत्र में या किस किस स्थान पर वह रावण है। वह हर जगह स्वयं को राम ही दिखाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं, भले ही उसके डॉक्यूमेंटेशन सेलर ने भी चेक करा कर दिया है, आपका स्वयं का भी एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी आपसे भी उनके सभी डॉक्यूमेंटेशन को चेक कराएं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जो भी है, लेकिन भविष्य में किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, उसके लिए जितनी भी आपसे हो सकती है उतनी सावधानी बरतिए। धन्यवाद।